नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के YouTube वीडियो प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान भूगोल की वीडियो सीरीज में हम राजस्थान के खनिज संसाधन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके 2 वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान में खनिज संसाधन की कुछ अन्य खनिजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब से पहले जो हमने राजस्थान के खनिज संसाधनों में जिन खनिजों की चर्चा की है उनको हमने अरावली बेल्ट में मिलने वाले हमारे धात्विक खनिज कौन कौन से हैं उनके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। अब हम राजस्थान के अंदर खनिजों की एक दूसरी श्रेणी, राजस्थान में अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन कौन से हमारे मिलते हैं राजस्थान में, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो राजस्थान में सबसे पहले हम देखते हैं कि अधात्विक खनिज जो है, जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उन्हें हम अधात्विक खनिज बोलते हैं। और अधात्विक खनिज राजस्थान के अंदर मैंने बताया था टोटल उत्पादित होने वाले जो खनिज होते हैं हमारे, उनका 25% हिस्सा जो है वो हमारे टोटल खनिजों का वो अधात्विक खनिजों की श्रेणी में हमारे उत्पादित होते हैं। 25% के आसपास जो हमारा उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो अधात्विक प्रकार के खनिजों का ही। तो राजस्थान के अंदर अधात्विक खनिज जो है वो मुख्य रूप से हमें किन किन एरिया में मिलते हैं, तो उन्हीं में अपने सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के अरावली बेल्ट के बारे में। जैसे हमने अरावली में धात्विक खनिज कौन कौन से मिलते हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। अब हम देख लेते हैं कि अरावली वाली जो बेल्ट है हमारी, उसके अंदर अधात्विक खनिज हमारे कौन कौन से मिलते हैं, तो इनके ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं। देखिए आप, अरावली में मिलने वाले अधात्विक खनिजों की श्रेणी को अगर अपने इंडिकेट करें, टारगेट करें, तो इसमें हम एक डिस्ट्रिक्ट टारगेट करते हैं, सीकर डिस्ट्रिक्ट। फिर हम एक टारगेट करेंगे अजमेर डिस्ट्रिक्ट को। फिर हम एक टारगेट करेंगे उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो अरावली बेल्ट में मिलने वाले अधात्विक खनिजों की श्रेणी में सबसे पहले अगर सीकर से हम बात करें, तो सीकर के अंदर मिलने वाले मुख्य खनिज कौन कौन से हैं अधात्विक प्रकार के। देखिए आप, एपेटाइट, एपेटाइट प्रकार का खनिज, कैल्साइट, एपेटाइट, कैल्साइट, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट खनिज है यहाँ का जो एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, पाइराइट के नाम से, पाइराइट खनिज। तो जिसको हम सल्फर का या गंधक का तेजाब जिसको हम बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, या उर्वरक बनाने में जिस खनिज का मुख्य रूप से उपयोग होता है सीकर डिस्ट्रिक्ट का, वो पाइराइट के रूप में। फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, सल्फर फर्टिलाइट बनते हैं इससे। पाइराइट जो है ये सीकर की एक लोकेशन है जिसका नाम है सलादीपुर के नाम से, सलादीपुर। तो सलादीपुर पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक खान कह लो या मुख्य गांव क्षेत्र कह लो, तो पेपर में टारगेट किया जाता है सलादीपुर को। तो आप सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 महत्वपूर्ण खनिज एपेटाइट, कैल्साइट और पाइराइट के रूप में ध्यान रखिए आप। अगर शॉर्ट में अपने इनको इंडिकेट करें तो एसीपी, ठीक है, एपेटाइट, कैल्साइट और पाइराइट के रूप में। इसके बाद में अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से हमें छोटे खनिज दिखाई देते हैं अधात्विक प्रकार में, उनकी अगर अपने बात करें, तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट खनिज है उसको हम क्वार्ट्स बोलते हैं। क्वार्ट्स का सबसे ज्यादा उत्पादक, या कई बार इसको क्वार्ट्जाइट भी लिखा जाता है, क्वार्ट्जाइट। तो क्वार्ट्जाइट या क्वार्ट्स का उत्पादक जिला अजमेर। इसके बाद में ग्रेफाइट जो है उसका भी एक बड़ा उत्पादक डिस्ट्रिक्ट है अजमेर जो है, ग्रेफाइट है। इसके बाद में देखिए आप वर्मिक्यूलाइट, वर्मिक्यूलाइट। इसके बाद में मैग्नेसाइट, ये छोटे खनिज है राजस्थान के, अधात्विक श्रेणियों के अंदर आते हैं, वर्मिक्यूलाइट, मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट। इसके बाद में लिथियम एक धातु के रूप में भी मैंने आपको बताया था, लिथियम भी यहाँ से उत्पादित होता है। और एक इंपॉर्टेंट खनिज जो पेपर में सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है वो है फेल्सपार, फेल्सपार। इसको टारगेट क्यों किया जाता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको जब बागड़पेटी के खनिज पढ़ाए थे, जिसमें मैं आपको सोना, मैग्नीज और डूंगरपुर से संबंधित एक खनिज बता रहा था जिसका नाम फ्लोराइट था, या जिसको फ्लोरसपार बोलते हैं। तो इसका और उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा सेम है, लेकिन ये फेल्सपार के रूप में जाना जाता है, फेल्सपार। तो आप ऐसे याद रखिए कि आरपीएससी हमें फेल करती है तो अजमेर में ही करती है। हम रिजल्ट में अगर फेल होते हैं तो अजमेर से होते हैं। तो अजमेर में मिलने वाला जो खनिज है वो कौन सा, हमारा फेल्सपार का खनिज है। और यहाँ की एक खान है मकरेरा की खान, मकरेरा की खान, ये फेमस खान है यहाँ की, मकरेरा की खान फेल्सपार के उत्पादन के लिए। तो ये छोटी कैटेगरी के अधात्विक खनिज है जो स्पेशली उत्पादित करता है अजमेर डिस्ट्रिक्ट, क्वार्ट्स के रूप में, ग्रेफाइट, वर्मिकुलाइट, मैग्नेसाइट, ठीक है। चलिए इसके बाद में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बात करें, यहां महत्वपूर्ण खनिज हमें 3-4 दिखाई देते हैं, जिसमें एक खनिज जिसकी मैं चर्चा करूंगा एस्बेस्टोस के रूप में, एस्बेस्टोस खनिज इंपॉर्टेंट खनिज है एस्बेस्टोस। जो एस्बेस्टोस को सामान्य भाषा में मिनरल वूल भी बोला जाता है, खनिज रुई बोला जाता है इसको, या खनिज ऊन के नाम से संबोधित करते हैं।
ठीक है, मुलायम खनिज होते हैं, इसके रेशे या धागे बनाए जा सकते हैं खींच के आराम से। और ये अपने आप में क्या होता है, विद्युत रोधी प्रकार का खनिज होता है, आग नहीं पकड़ता है ये जल्दी से, तो आग रोधी बोल दो, विद्युत रोधी बोल दो, ताप रोधी बोल दो, इस प्रकार की कैटेगरी का खनिज है। ठीक है, एस्बेस्टोस जो, तो इसका इंडस्ट्रियल यूज भी खूब सारा है एस्बेस्टोस का। अब उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की एक लोकेशन है ऋषभ देव के नाम से, ऋषभ देव, ऋषभ देव की खान जो है वो एस्बेस्टोस की सबसे बड़ी उत्पादक खान है यहाँ की अपनी, ऋषभ देव के नाम से। इसके अलावा उदयपुर के साथ लगने वाला भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां से भी इसका कुछ एक उत्पादन होता है एस्बेस्टोस का। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में टारगेट किया जाता है, ऋषभ देव की खान वाला। तो ऋषभ देव की खान एस्बेस्टोस खनिज के उत्पादन के लिए फेमस है। इसके बाद में उदयपुर से संबंधित दूसरे खनिज की अपने बात करते हैं, जिसको अपने सोप स्टोन बोलते हैं, सोप स्टोन, हिंदी में इसको अपने घिया पत्थर बोलते हैं, घिया पत्थर। ये भी अपने आप में एक मुलायम खनिज होता है, जिसको पीसकर पाउडर भी तैयार किया जा सकता है। तो मोस्टली इसके द्वारा उत्पादित जो पाउडर होता है उसको हम टेलकम पाउडर बोलते हैं, टेलकम पाउडर, टेलकम पाउडर। ठीक है, और इसके अलावा इससे पीस करके एक मूर्तियां भी तैयार की जाती हैं, मूर्तियां भी। तो इन सोपस्टोन से मूर्तियां तैयार करने का ये जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, इसको स्पेशली डूंगरपुर वाली साइड के अंदर रमकड़ा उद्योग के नाम से जानते हैं, रमकड़ा उद्योग। आपने डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक स्थान का नाम सुना होगा, गलियाकोट का, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, गलियाकोट के बारे में। तो गलियाकोट जो है वो रमकड़ा उद्योग के लिए फेमस है। तो इसमें जो मूर्तियां बनाई जाती है, तैयार की जाती है, उसमें जो मुख्य खनिज इस्तेमाल में लिया जाता है वो घिया पत्थर ही होता है। ठीक है, अब घिया पत्थर के उत्पादक खान के बारे में अगर मैं बात बताऊं आपको, तो एक खान तो हमारे पास ऋषभ देव की खान भी है, यहां से भी उत्पादित होता है घिया पत्थर। इसके बाद में सबसे बड़ी खान जो इसकी मानी जाती है वो देवगढ़ की खान मानी जाती है, देवगढ़ की खान। एक यहाँ की खान है देवपुरा की खान के नाम से। तो ये देव 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 के नाम से ही है सारी खाने जो है घिया पत्थर वाली। ऋषभ देव है, देवगढ़ है, देवपुरा है। तो एक तो इसका बड़ा उत्पादक क्षेत्र उदयपुर, उदयपुर के अलावा ये दौसा वाले एरिया जो है उसके अंदर से भी उत्पादित होता है थोड़ी बहुत मात्रा में, दौसा से। तो दौसा का एक एरिया है जिसको डागोथ झरना क्षेत्र बोलते हैं, डागोथ झरना क्षेत्र। ये नाम भी कई बार पेपर में टारगेट किए जाते हैं, छोटे नाम है, ये छोटी खानों के नाम है, छोटे खनिजों के नाम है, डागोथ झरना क्षेत्र। तो डागोथ झरना क्षेत्र बोल दो, उदयपुर वाला क्षेत्र बोल दो, जिसके अंदर ये देवगढ़ है, देवपुरा सालोज के नाम से वैसे इसका पूरा नाम, देवपुरा सालोज। ठीक है, देवगढ़ की खान, ऋषभ देव की खान, ये सब खाने जो है ये घिया पत्थर या सोपस्टोन के लिए फेमस। तो उदयपुर से उत्पादित होने वाले अधात्विक खनिजों में एक तो हमने बात किया एस्बेस्टोस की, और दूसरा यहाँ का सबसे बड़ा खनिज जो है वो है हमारा सोपस्टोन या घिया पत्थर के रूप में। और अगर अपने देखें उदयपुर के अंदर, तो एक खनिज की अपने अलग से चर्चा और करेंगे इसके अंदर, रॉक फॉस्फेट के नाम से, रॉक फॉस्फेट के नाम से। ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा खनिज है रॉक फॉस्फेट। तो इसके अपने अलग से चर्चा कर लेते हैं रॉक फॉस्फेट की। देखिए आप, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रॉक फॉस्फेट की अगर मैं बात करूं, तो रॉक फॉस्फेट एक ऐसा खनिज है जिसका प्रयोग मेनली उर्वरक बनाने में किया जाता है, फर्टिलाइजर बनाने में किया जाता है। तो इससे सुपर फास्फेट जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं, डबल ट्रिपल, इस तरीके की कई कैटेगरी होती है फॉस्फेट उर्वरक की, फर्टिलाइजर की। तो इससे इनके द्वारा कई प्रकार के उर्वरक तैयार किए जाते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर इसका जो उर्वरक ब्रांड है उसको राजफोस बोलते हैं, राजफोस के नाम से फर्टिलाइजर तैयार होता है अपने राजस्थान में इसी रॉक फॉस्फेट से। अब इस रॉक फॉस्फेट का सबसे बड़ा उत्पादक जो क्षेत्र है उदयपुर के अंदर, उस क्षेत्र का नाम है झामर कोटड़ा के नाम से। बहुत बार पेपर के अंदर ये पॉइंट टारगेट किया जाता है, झामर कोटड़ा वाला। तो झामर कोटड़ा जो है वो रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान मानी जाती है राजस्थान की। और इसी झामर कोटड़ा से उत्पादित होने वाले रॉक फॉस्फेट को शुद्ध करने के लिए इसी स्थान पर शुद्धिकरण संयंत्र भी लगाया गया है। इसी शुद्धिकरण संयंत्र से इससे फर्टिलाइजर तैयार किए जाते हैं, उर्वरक तैयार किए जाते हैं। तो झामर कोटड़ा अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन इस क्षेत्र की, उदयपुर वाले क्षेत्र। इसके अलावा भी कुछ एक क्षेत्र यहाँ पे मिल जाते हैं, माटून वगैरह जो क्षेत्र है वो भी इसी के हैं, उदयपुर के आसपास, झामरकोटड़ा के आसपास वाले क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अलावा उदयपुर से थोड़ी सी दूरी पर अगर अपने पश्चिमी राजस्थान की तरफ आए, जैसलमेर वाली साइड में, तो जैसलमेर में भी वो एरिया जिसके अंदर नीचे जिप्सम या चूना पत्थर वाली चट्टानें मिलती हैं, उसी कुछ एरिया के अंदर जो लाठी सीरीज वाला हमारा क्षेत्र है, उसी लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में भी हमें कुछ रॉक फॉस्फेट जो है उसके भंडार मिलते हैं।
तो ये जो जैसलमेर का लाठी सीरीज वाला एरिया है, लाठी सीरीज वाला, इस एरिया के अंदर भी रॉक फॉस्फेट के भंडार हमें नए रूप में मिले। तो इसमें एक एरिया आता है जिसका नाम है बिरमानिया के नाम से, बिरमानिया। ये क्षेत्र कई बार, एक बार पेपर में अंदर पूछा जा चुका है कई बार, बिरमानिया जो क्षेत्र है, क्योंकि मैंने बताया था खनिजों में मोस्टली जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं वो ABCD 4 खनिजों के नाम देके और सामने उनके स्थान लिख देता है और उनको सुमेलित करवाता है, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सभी में। तो उनके अंदर जैसे ऐसे नाम, जैसे मैंने डागोत झरना क्षेत्र का नाम बताया आपको, इसी प्रकार से ये लाठी सीरीज का बिरमानिया क्षेत्र जो है ये किसके लिए फेमस है? ठीक है, जामरकोटडा तो अपने आप में सुपरिचित नाम है, ये परिचय का मोहताज नहीं है ये नाम जो है। तो ये जो खनिज है उदयपुर के अंदर, ये उदयपुर में रॉक फॉस्फेट यहाँ मिलता है। इसके अलावा ये जैसलमेर के लाठी सीरीज वाले क्षेत्र में भी मिलता है। इसके बाद में एक खनिज मैंने आपको पूर्व में भी करवाया है, उदयपुर वाले क्षेत्र में एक खनिज और भी उत्पादित होता है जिसको डोलोमाइट बोलते हैं अपने, डोलोमाइट। ठीक है, तो ये भी एक खनिज की कैटेगरी है डोलोमाइट जो है। तो ये 4 महत्वपूर्ण खनिज मैंने आपको बताई जो कि उदयपुर क्षेत्र से उत्पादित होते हैं। एस्बेस्टोस के रूप में बताया मैंने आपको, दूसरा घिया पत्थर या सोपस्टोन जिसको हमने नाम दिया है, तीसरा रॉक फॉस्फेट वाला क्षेत्र है हमारा, और चौथा जो एरिया बता रहा हूं मैं आपको वो कौन सा है? डोलोमाइट का क्षेत्र। तो ये अरावली वाली सीरीज के अंदर उत्पादित होने वाले कुछ एक क्या है हमारे अधात्विक प्रकार के खनिज हैं। सीकर में हमने बात की, अजमेर में हमने बात की, और उसके बाद में नीचे बढ़ते हुए क्रम में हमने उदयपुर की बात की। अब कुछ एक और अधात्विक खनिजों की अगर अपने बात करें राजस्थान में, तो देखो राजस्थान में और जो अधात्विक खनिज है उनका मुख्य उपयोग जो है वो एक तो उर्वरक बनाने में किया जाता है। तो उर्वरक वाले खनिज हमने बात कर ली है जिसका नाम मैंने आपको रॉक फॉस्फेट बताया। रॉक फॉस्फेट का उपयोग जो है एक उर्वरक बनाने में मैंने आपको पाइराइट का नाम बताया, पाइराइट से भी सल्फर जो फर्टिलाइजर है वो तैयार होते हैं। इसके बाद में 2 खनिज की हम और बात करते हैं, देखिए आप, पोटाश के रूप में पोटाश की बात करते हैं जिसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, पोटाश। और कुछ एक मात्रा जो है वो जिप्सम जो है उससे भी हमें अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक है वो प्राप्त होते हैं। आपने जिप्सम का नाम तो आम सुना है, मिट्टी की क्षारीयता या उसकी जो सेम वाली समस्या है उसके उपचार के लिए जो उर्वरक काम में लेते हैं वो जिप्सम का उर्वरक ही रहता है। जिप्सम से बना हुआ प्रोडक्ट जो है फर्टिलाइजर वही काम में लिया जाता है। तो ये 2 खनिज हम और बात कर लेते हैं जो उर्वरक उद्योग के अंदर काम में आते हैं। देखिए आप, अगर पोटाश की मैं बात करूं तो ये राजस्थान के अंदर सबसे नया खोजा गया खनिज है हमारा, और सबसे ज्यादा मात्रा में हमें पोटाश के भंडार राजस्थान से प्राप्त हुए। पोटाश से भी उर्वरक ही तैयार होता है। ये 3 प्रकार के उर्वरक हमारे मेनली होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरेट और पोटेशियम प्रकार के। तो पोटेशियम वाले जो उर्वरक होते हैं ये पोटाश से ही बनाए जाते हैं। और अब से पहले भारत में जितने भी पोटाश उर्वरक बनाए जाते रहे हैं तो 100% हम ये बाहर से दूसरे देशों से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और फिर इसका निर्माण करते हैं। अभी नागौर और बीकानेर वाली ये जो हमारी बेल्ट है खनिज की, इस बेल्ट के अंदर खूब सारे पोटाश के भंडार खोजे गए इस बेल्ट के, जिसके अंदर एक सुपरिचित नाम जो है वो हमारे हनुमानगढ़ का है। वर्तमान में पोटाश का सबसे ज्यादा जो उत्पादन या उत्खनन जो हो रहा है वो हनुमानगढ़ से हो रहा है। हनुमानगढ़ के कुछ एक गांव है, जैसे बिरमसर के नाम से बोल दो आप, न्योलखी के नाम से बोल दो, न्योलखी गांव। इसी प्रकार से एक गांव है बैरूसरी के नाम से, बैरूसरी गांव। तो ये कुछ एक गांव है जहां से पोटाश जो है उसका उत्खनन किया जा रहा है। एक सतीपुरा, हनुमानगढ़ के ठीक पास की लोकेशन सतीपुरा, तो यहां भी पोटाश की खोज हुई है। तो वर्तमान में पोटाश जो है ये भारत का सबसे बड़ा भंडार जो है इसका वो अपने राजस्थान से खोजा गया है। और नॉर्थ राजस्थान वाला जो पार्ट है हमारा हनुमानगढ़, इसके बाद में गंगानगर वाले क्षेत्र से भी कुछ एक भंडार इसके मिले हैं, बीकानेर वाले एरिया से भी मिले हैं, और कुछ एक मात्रा के भंडार इसके चूरू डिस्ट्रिक्ट से भी मिले। तो ये चूरू, बीकानेर, गंगानगर, या मैं ये कहूं कि पुराना हमारा जो बीकानेर संभाग था नए जिलों के गठन से पहले, तो पूरा बीकानेर संभाग जो है वो एक महत्वपूर्ण खनिज के भंडार यहां से मिले हैं। और ये कहा जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पोटाश के भंडार है। तो आने वाले समय में नॉर्थ राजस्थान का ये जो पार्ट है नागौर बीकानेर बेसिन जिसको हम बोल रहे हैं, इसके अंदर पोटाश के बहुत बड़े भंडार जो है या उनका उत्पादन जो है पोटाश का वो शुरू होने की संभावना है। इसके बाद में हम अगली बात करेंगे जिप्सम के रूप में। तो जिप्सम जो है ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ वाले जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें हम इन डिस्ट्रिक्ट्स की बात अभी कर रहे हैं, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जिप्सम जो है उसका खूब सारा उत्पादन हो रहा है, जिनमें हनुमानगढ़ भी शामिल है, गंगानगर भी शामिल है, बीकानेर भी शामिल है।
नए बने हुए जिले के हिसाब से बात करें तो अनूपगढ़ भी इसके अंदर शामिल रहेगा। इसके बाद में जैसलमेर जो है, यहां से भी खूब सारा जिप्सम जो है वो पट्टी के रूप में मिलता है हमें। इसके बाद में बाड़मेर, और इसके बाद में ठीक बीच में हमारा मध्यवर्ती जिला नागौर। तो इन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा जिप्सम के भंडार जो है वो हमें दिखाई देते। तो ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ वाले जो जिले हैं ये जिप्सम पट्टी के रूप में जाने जाते हैं, जिप्सम बेल्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के तो मोस्टली गांव यही रहते हैं, रावतसर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो उनके अंदर ज्यादा उत्पादन होता है, जिप्सम के भंडार जो है वो वहां मिले हैं। गंगानगर के अंदर भी जैसे सूरतगढ़ का क्षेत्र है, अनूपगढ़ का क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है यहां से निकलता है ज्यादा जिप्सम। बीकानेर जो है वो वर्तमान में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा जिप्सम जो है वो बीकानेर से उत्पादित होती है। और बीकानेर की फेमस एक खान है जिसका नाम है जामसर की खान, जो कि जिप्सम की सबसे बड़ी खान मानी जाती है। जिप्सम मंडी के रूप में फेमस है जामसर जो है, बहुत सारी ग्राइंडिंग यूनिट यहाँ पे लगी हुई है और वहां से जिप्सम जो है उसको पीसकर उससे उर्वरक भी तैयार किए जाते हैं, उसका उपयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। कई सारे काम जो है वो मुख्य रूप से जिप्सम से किए जाते हैं। तो जामसर के साथ लगने वाला एरिया लूणकरणसर, फिर इसी के साथ लगने वाला एक क्षेत्र बिरमसर, ठीक है। इसके बाद में धीरेरा, दुलमेरा, पुगल, ये वो एरिया है जो जिप्सम के भंडारों के लिए और जिप्सम के उत्पादन के लिए फेमस है। सर्वाधिक उत्पादन करने वाले क्षेत्र जो है वो बीकानेर के अंदर स्थित है वर्तमान में। जैसलमेर की जहां मैं बात करूं तो जैसलमेर में जो लाठी बेल्ट वाला जो क्षेत्र जो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था, उस लाठी सीरीज का विस्तार हमें पता है पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच में है। तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के बीच वाला जो एरिया है हमारा, जिसमें चांदन गांव भी शामिल है, जिसमें फलसूंड गांव भी शामिल है, फलसूंड है, तो चांदन है, फलसूंड है, मोहनगढ़ है, पोखरण है, ये सारा लाठी सीरीज वाला जो बेल्ट है इसके नीचे जिप्सम की चट्टानें पाई जाती है। कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि लाठी सीरीज में जो भूगर्भीय जल पट्टी पाई जाती है उसके बनने के पीछे बड़ा वजह या बड़ा रीजन जो है वो इसके नीचे की तरफ पाई जाने वाली जिप्सम की चट्टानें है, जिसकी वजह से पानी जो है वो भूमिगत नहीं जा पाता है, क्योंकि जिप्सम की चट्टानें अरंध्री प्रकार की होती है, इनमें होल्स या रंध्र नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से पानी का रिसाव नीचे भूमिगत नहीं हो पाता। अगर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं तो बाड़मेर का एक सुपरिचित नाम आपने 2006 में भी सुना है और उसके बाद में भी सुना है, कवास के नाम से। कवास वो क्षेत्र था जिसमें 2006 में जिप्सम चट्टानों की वजह से बाढ़ आ गई थी बाड़मेर के। तो कवास का क्षेत्र, कवास के ठीक पास लगने वाला उत्तरलाई का क्षेत्र, कुर्ला का क्षेत्र, तो कुर्ला, कवास, उत्तरलाई, ये वो एरिया है जहां पर जिप्सम के भंडार या जिप्सम की परतें धरातल के नीचे ज्यादा पाई जाती। वर्तमान में नागौर जो है, यहां भी कई जिप्सम के क्षेत्र खोजे गए हैं, जिसमें दो महत्वपूर्ण एरिया हम बात करें तो एक तो बदवासी, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी जिप्सम की खान मानी जाती है बदवासी के नाम से, और एक यहां का एरिया जिसको पेपर में कई बार पूछा भी गया है, गोठ मांगलोद क्षेत्र के नाम से, गोठ मांगलोद क्षेत्र। तो ये गोठ मांगलोद क्षेत्र और बदवासी की जो खान है ये नागौर डिस्ट्रिक्ट की है और मुख्य रूप से ये जिप्सम के लिए फेमस है, जिप्सम पट्टी के रूप में जानी जाती है ये वाली जो खाने हैं ये, ठीक है। तो ये एक तरीके से जिप्सम बेल्ट जो है उसका विस्तार हमारे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ साथ हमें दिखाई देता है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये दिखाई देता है। और मुख्य रूप से जिप्सम का प्रयोग जो है वो हमने देख लिया है कि फर्टिलाइजर बनाने के अंदर इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये राजस्थान के 4 और महत्वपूर्ण खनिज की हम बात कर रहे थे। इसके बाद में देखो जिप्सम चट्टानों की जहां हम बात कर रहे थे तो इसी एरिया में हमें एक और खनिज भी दिखाई देता है जिसको हम चुना पत्थर के नाम से जानते हैं, चुना पत्थर की चट्टानें, इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे लाइमस्टोन के नाम से, लाइमस्टोन, ठीक है। ये भी पत्थर की ही चट्टानें हैं एक तरीके की, लेकिन इनको हम चुना पत्थर की चट्टानें बोलते हैं। हम बात कर ही रहे थे कि पश्चिमी मरुस्थल वाला जो हमारा क्षेत्र है, उस पश्चिमी मरुस्थल वाले क्षेत्र में किसी समय में क्या है, टैथी सागर का विस्तार हुआ करता था और टैथी सागर के अंदर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु थे, घोंगे थे, स्नेल थे, मछलियां थी, कुछ भी शरीर जिनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शरीर जब धरातल के नीचे दबा तो उसके कठोर हो जाने की वजह से जो चट्टानें बनी उनको अपने क्या बोलते हैं, चुना पत्थर की चट्टानें बोलते हैं, लाइमस्टोन की चट्टानें बोलते हैं। तो मुख्य रूप से चुना पत्थर वाली जो चट्टानें होती हैं ये समुद्री जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, उनसे बनने वाली चट्टानें होती हैं। तो राजस्थान के अंदर अगर लाइमस्टोन की हम बात करें तो राजस्थान में 3 अलग अलग कैटेगरी का लाइमस्टोन हमें दिखाई देता है, 3 अलग अलग कैटेगरी का
चूना पत्थर चट्टानें जो है वो राजस्थान में दिखाई देती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है उनको हम बोलते हैं सीमेंट ग्रेड के नाम से। तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाले जो चूना पत्थर की क्वालिटी है उसको हम सीमेंट ग्रेड का नाम देते हैं। अब इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका मुख्य उपयोग जो है वो सीमेंट बनाने में किया जाता है, सीमेंट बनाने में इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो राजस्थान के अंदर इस प्रकार के भंडार जो है वो सबसे ज्यादा हमें चित्तौड़गढ़ जिले में दिखाई देते हैं। और आपको मैंने उद्योगों में भी पहले बताया है और वैसे भी चर्चा की कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान का वो जिला है जो सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है। तो सीमेंट का उत्पादन अधिक होने की वजह जो है चित्तौड़गढ़ में, वो वहां पर मिलने वाला सीमेंट बनाने वाला कच्चा माल है हमारा, या कच्चा पदार्थ है हमारा, जिसको हम लाइमस्टोन या चूना पत्थर बोलते हैं, उसका उत्पादन वहां से बहुतायत में होता है। तो सबसे ज्यादा चूना पत्थर का उत्पादन करने वाला जिला भी हमारा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। और वहां से उत्पादित होने वाला जो सीमेंट का ग्रेड है वो, सॉरी, चूने की जो क्वालिटी है वो कौन सी है? सीमेंट ग्रेड प्रकार की। ये ब्लैकिश कलर का होता है, लगभग ब्लैक राख कलर का होता है। दूसरी जो हमारे पास क्वालिटी होती है उसको हम केमिकल ग्रेड बोलते हैं। चूना पत्थर की जो दूसरी क्वालिटी है उसका नाम है केमिकल ग्रेड। ये कलर में व्हाइट होता है, सफेद होता है। तो कई बार इससे सीमेंट का जब उत्पादन होता है तो उस सीमेंट को हम व्हाइट सीमेंट बोल देते हैं, व्हाइट सीमेंट। तो ये व्हाइट सीमेंट वाला जो सीमेंट है हमारा, ये थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का होता है, थोड़ा सा महंगी कैटेगरी का या अच्छी क्वालिटी का सीमेंट माना जाता है। तो राजस्थान में ये व्हाइट जो सीमेंट है या केमिकल ग्रेड वाला ये जो चूना पत्थर है, इसके भंडार हमें मिलते हैं तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं या तो, और या फिर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा मिलते हैं। तो नागौर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो केमिकल ग्रेड के सबसे बड़े भंडार माने जाते हैं। तो नागौर डिस्ट्रिक्ट की एक जगह का नाम भी आपने फेमस रूप में सुना है, गोटन के नाम से। राजस्थान का पहला व्हाइट सीमेंट बनाने का कारखाना गोटन में स्थापित हुआ था, सफेद सीमेंट बनाने का कारखाना। और एक जोधपुर की लोकेशन है जिसका नाम है खारिया खंगार के नाम से, खारिया खंगार के नाम से। तो ये दो लोकेशन पश्चिमी राजस्थान की वो लोकेशन है जहां केमिकल ग्रेड चूना पत्थर के कारण सफेद सीमेंट बनाने के कारखाने स्थापित किए गए। तो ये दूसरी कैटेगरी है यहां हमारी, जिसको हम नाम दे रहे हैं केमिकल ग्रेड का। इसके बाद में थर्ड नंबर पे अगर अपनी बात करें तो उसको हम बोलते हैं स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड, तो स्टील ग्रेड जो है ये जो चूना पत्थर है ये बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, सर्वोत्तम क्वालिटी का माना जाता है। और इसका प्रयोग ज्यादातर सीमेंट बनाने में न करके स्टील इंडस्ट्री के अंदर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। लोहे से जो इस्पात तैयार किया जाता है उस इस्पात के अंदर लोहे के अंदर मिलाया जाता है ताकि इस्पात को ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। तो एक तरीके से स्टील ग्रेड प्रकार का जो लाइमस्टोन या चूना पत्थर होता है उसका औद्योगिक उपयोग ज्यादा होने की वजह से ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। और राजस्थान के अंदर स्टील ग्रेड प्रकार के जो चूने के भंडार हैं वो केवल एक ही एरिया से हमें अभी तक पता चले, उत्पादन तो फिर भी नहीं शुरू हुआ है, सिर्फ भंडारों का पता चला है। और वो एरिया है हमारा सानू क्षेत्र के नाम से, लोकेशन जैसलमेर। जैसलमेर का सानू क्षेत्र जो है, जो और भी कई कारणों से पुरातत्व में अपना महत्व रखता है। डायनासोर के अवशेष हों, चाहे चूहे की दांत के अवशेष हों, चाहे मछलियों के अवशेष हों, बहुत सारे जुरासिक कालीन माना जाता है। ये जो चूना पत्थर है सीमेंट ग्रेड वाला, ये जुरासिक कालीन है, बाकी तो सारे इससे भी पहले के हैं। तो यहां से निकलने वाला चाहे अपने पास पीला पत्थर है, चाहे मार्बल की एक क्वालिटी के रूप में, चाहे ये हमारे पास स्टील ग्रेड प्रकार का चूना पत्थर है, ये सारे जुरासिक काल के माने जाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर ये सानू क्षेत्र जो है ये विशेष रूप से फेमस है स्टील ग्रेड प्रकार के चूना पत्थर के लिए। तो ये हमारे राजस्थान के अंदर मिलने वाला एक और अधात्विक प्रकार का खनिज है चूना पत्थर के रूप में। चलिए एक दो खनिज की और बात करते हैं अपने। एक खनिज हम पढ़ने वाले हैं अब्रक के रूप। अब्रक, इंग्लिश में इसको माइका बोलते हैं अपने, माइका, अब्रक या माइका के नाम से। तो ये अब्रक जो है ये भी अलग अलग कैटेगरी की होती है। तो राजस्थान से प्राप्त होने वाली जो अब्रक होती है ये मोस्टली गुलाबी रंग की, और इसको एपिटाइट या गुलाबी प्रकार की अब्रक जो है वो हम इसको संबोधित करते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर अब्रक जो है इसका उत्पादन मुख्य रूप से जिस जिले से होता है वो जिला है हमारा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो वैसे तो अगर अपने देखेंगे तो अब्रक जो है वो अजमेर वाले क्षेत्र से, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र से, और कुछ एक मात्रा इसकी पाली डिस्ट्रिक्ट से। तो ये भीलवाड़ा, अजमेर और पाली की जो बेल्ट है पूरी की पूरी, ये राजस्थान की अब्रक बेल्ट मानी जाती है। और भीलवाड़ा को तो विशेष रूप से हम बोलते ही माइका सिटी, माइका सिटी के नाम से संबोधित किया जाता है इसको, माइका सिटी के नाम से भीलवाड़ा। तो ये जो भीलवाड़ा है इसकी लोकेशन अगर आपने देखें तो दांता और बुनास,
एक टुंका के नाम से यहाँ की लोकेशन है, टुंका। तो दांता, बुनास, टुंका जो है ये क्षेत्र भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा अब्रक का उत्पादन करते हैं। अजमेर में अगर अपने बात करें तो पिसांगन, बिनाय, ये कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो इन एरिया से सबसे ज्यादा उत्पादित होती है अब्रक। अब जैसे एस्बेस्टोस हमारा एक खनिज था जो विद्युत रोधी खनिज के रूप में जाना जाता है, तो ज्यादा उसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। उसी प्रकार से अब्रक जो है ये भी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम आने वाला उपकरण खनिज है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में। अब आजकल क्या है, भीलवाड़ा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में काम आने के बाद अब्रक की जो भी अतिरिक्त मात्रा या उसके अवशेष बचते हैं, उन अवशेषों से या उनका जो बुरादा होता है उससे भीलवाड़ा के अंदर ईंटें तैयार की जाती है अब्रक से। और ऐसा जो उद्योग होता है उसको माइकानाइट उद्योग बोलते हैं, माइकानाइट उद्योग, यानी कि अब्रक के बुरादे से तापरोधी ईंटें तैयार करना, थर्मोस्टेटिक ब्रिक्स का उत्पादन करना, जो कि ताप को अपने अंदर नहीं आने देती है, मकान को ठंडा रखने में सहायता करती है। तो ऐसी जो ईंटें हैं उनको बनाने का उद्योग जो है वो विशेष रूप से भीलवाड़ा में स्थापित, तापरोधी ईंटें बनाने वाला उद्योग। और एक बात मैं आपको और माइका के बारे में विशेष बताऊं, तो माइका या अब्रक जो होता है इसको खनिज उद्योग का बीमार बच्चा कहा जाता है, खनिज उद्योग का बीमार बच्चा। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर और बाकी खनिजों की हम बात करेंगे तो बाकी खनिजों में अगर अपने टॉप 5 खान लेके चलें, अगर माइंस लेके चलें, तो वो टॉप 5 खाने जो है वो उस खनिज का लगभग 95-100% उत्पादन कर देती है। इतनी ज्यादा मात्रा उत्पादित होती है टॉप 5 खानों से, मान लो किसी भी खनिज की, तांबे की ले लो, लोहे की ले लो, किसी भी खनिज की। लेकिन अब्रक के मामले में ऐसा नहीं है। अब्रक की अगर टॉप 20 खाने भी अगर अपने काउंट करेंगे तो उनसे मुश्किल से 50-60% अब्रक का उत्पादन होता है। तो कहने का मतलब खानों की संख्या हमें ज्यादा रखनी पड़ती है, लागत ज्यादा आती है, उत्पादन का खर्चा ज्यादा आता है। इसकी वजह से ये एक तरीके से हमारे लिए क्या है, बीमार बच्चे वाली स्थिति है। आवश्यक भी है हमारे लिए और नुकसानदायक भी है हमारे लिए। तो अब्रक जो है ये भीलवाड़ा की फेमस हमने देखी माइका सिटी के रूप में इसको अपने जानते हैं। और हम बात करें राजस्थान के अंदर और अधात्विक खनिज, तो अब मैं आपको उन अधात्विक खनिजों के बारे में बताता हूं जिनके उत्पादन में राजस्थान की मोनोपोली रही है। जिसमें एक दो खनिजों के बारे में तो पहले हमने चर्चा की थी, जिसमें सीसा जस्ता की हमने चर्चा की थी जो 100% राजस्थान से उत्पादित होता है। इसके अलावा जो मुख्य खनिज के अलावा जो गौण खनिज बच गए हमारे बहुत सारे, मैंने बताया था लगभग राजस्थान 60% भाग जो है वो गौण खनिजों का उत्पादित करता है। गौण खनिज वो हैं जिनसे हमें कोई ज्यादा रॉयल्टी नहीं मिलती, ज्यादा कोई आय या इनकम नहीं होती है उनसे, लेकिन वो राजस्थान से उत्पादित होते हैं और पूरे भारत में केवल राजस्थान से उत्पादित होते हैं। तो ऐसे मोनोपोली वाले राजस्थान में खनिज कौन कौन से, उनकी थोड़ी सी अपने और चर्चा करें। देखिए आप इन खनिजों में बात करें तो सबसे पहले अपने कुछ डिस्ट्रिक्ट टारगेट करते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में टारगेट कर रहा हूं यहाँ पे चित्तौड़गढ़, फिर एक डिस्ट्रिक्ट टारगेट कर रहा हूं मैं यहाँ पे सिरोही, सिरोही से आगे बाड़मेर, बाड़मेर से आगे मैं इधर ले रहा हूं जोधपुर, जोधपुर से आगे की तरफ अपने चलेंगे अजमेर, अजमेर से आगे बढ़ेंगे एक डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं टोंक, और एक अजमेर से नीचे की तरफ हम दक्षिण में एक डिस्ट्रिक्ट ले रहे हैं राजसमंद। तो ये जो खनिज हम कुछ एक और पढ़ने वाले हैं, ये इन जिलों की सीरीज के खनिज है एक तरीके से हमारे। तो सबसे पहले अगर अपने चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त होने वाला या उत्पादित होने वाला जो खनिज है उसको हम ओकर बोलते हैं, ओकर, हिंदी में इसको हम गेरू बोलते हैं, गेरू। आम बोलचाल की भाषा में हम इसे हिरमिच कहते हैं। जो लाल रंग का बुरादा होता है, जैसे अपने थापे लगाते हैं या हाथ की हथेली जो है उसका निशान बनाते हैं, उसको अपने हिरमिच बोल देते हैं। सामान्य शुभ कार्यों के ऊपर काम में लिया जाता है आम राजस्थान के जनजीवन में। साहित्य इंग्लिश लैंग्वेज में अपने इसको ओकर बोलते हैं, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, गेरू। तो ओकर या गेरू का एकमात्र उत्पादक जिला जो है वो हमारा कौन सा है, चित्तौड़गढ़। इसके बाद में सिरोही डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिरोही से एकमात्र उत्पादित होने वाला जो खनिज है वो वोल्स्टेनोइट है, वोल्स्टेनोइट खनिज। वोल्स्टेनोइट का उत्पादन जो है वो सिरोही से होता है। तो वोल्स्टीन नाम के कोई अंग्रेज अधिकारी थे और उन्होंने इस खनिज की खोज की थी वहां पर,
तो उन्हीं के नाम पर ये इंग्लिश वाला नाम थोड़ा सा बाकी खनिजों का तो अलग है, इसका वोल्स्टेनोइट बोलते हैं। तो वोल्स्टेनोइट का उत्पादन सिरोही से होता है। तो सिरोही के अंदर कुछ एक ऐसी खाने हैं जिनको वोल्का की खाने, खिल्ला की खाने, वोल्का खिल्ला, ये जो खाने हैं ये इसी खनिज के लिए जाने जाते हैं। और ऊपर बढ़े अगर अपने, तो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिप्सम की एक विशेष किस्म उत्पादित होती है जिसको सेलेनाइट बोला जाता है। सेलेनाइट, तो सेलेनाइट के उत्पादन में भी राजस्थान का क्या है, एकाधिकार है, मोनोपोली है। ओकर के उत्पादन में भी है, वोल्स्टेनोइट के उत्पादन में भी है, वोल्स्टेनोइट के उत्पादन। इसी प्रकार से अपने जोधपुर डिस्ट्रिक्ट का खनिज लें, तो जोधपुर में उत्पादित होने वाला जो खनिज है जिसमें अपने राजस्थान का एकाधिकार है वो है जास्पर, जास्पर खनिज। तो जास्पर जोधपुर के मथानिया वगैरह वाला जो एरिया है वहां से ये जास्पर जो है उसको ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है। तो ये भी एकमात्र जोधपुर से उत्पादित होता है। अब यहां देखिए आप, अजमेर से लेकर अगर अपने टोंक की तरफ बढ़े तो इन दो जिलों में अजमेर और टोंक के अंदर एक खनिज उत्पादित होता है जिसको अपने गार्नेट बोलते हैं, गार्नेट। इस गार्नेट को हम आम बोलचाल की भाषा में तांबड़ा भी बोल देते हैं, तांबड़ा। और ये दिखने में लाल रंग की मणि की तरह होता है, या मैं ये कहूं कि इस गार्नेट का मुख्य उपयोग जो है वो जेम बनाने में किया जाता है। जेम एंड ज्वेलरी का नाम जैसे आप सुनते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जेम एंड ज्वेलरी के नाम से, तो उसमें जो मनके या उसमें नग लगाए जाते हैं, उन नगों का जो उत्पादन है या मनके जो होते हैं उसके बनने वाले जो ज्वेलरी में लगाए जाते हैं वो एक तरीके से तांबड़ा या गार्नेट से लगाए जाते हैं। तो ये तांबड़ा या गार्नेट का उत्पादन करने वाले जो जिले हैं वो अजमेर और टोंक है। टोंक जिले के अंदर तो स्पेशल एक जगह है जिसका नाम है राजमहल। तो ये जो राजमहल की खान है ये तो स्पेशली फेमस है टोंक के अंदर गार्नेट या तांबड़ा के लिए। और ऐसे ही अजमेर के अंदर एक खान है जिसका नाम है सरवाड़ के नाम से, सरवाड़। तो ये भी पेपर में कई बार टारगेट की गई है, राजमहल वाली खान और सरवाड़ वाली खान। तो राजस्थान के अंदर ये रक्तमणि, या इसको एक दो नाम और भी दे देते हैं, फिरोजा भी बोल देते हैं इसको, फिरोजा मणि के नाम से जानते हैं अपने इसको। तो गार्नेट, तांबड़ा, जेम, फिरोजा, रक्तमणि, ये सभी एक ही नाम। तो ये जो उत्पादन है ये अजमेर और टोंक से होता है, राजमहल और सरवाड़ की खानों से। इसके बाद में अजमेर से हम थोड़ा नीचे की तरफ आए, अगर ये वाली बेल्ट की बात करें, अजमेर से लेकर राजसमंद के बीच वाली ये बेल्ट जो है, तो यहां भी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट जो है और इसके बीच में एक खनिज उत्पादित होता है, दोनों के बीच में, जिसको अपने पन्ना बोलते हैं, पन्ना के नाम से। इंग्लिश में इसको एमरेल्ड बोलते हैं, एमरेल्ड। तो पन्ना बोल दो, एमरेल्ड बोल दो। और रंग में ये हरा दिखाई देता है इसलिए इसको हरी अग्नि भी बोला जाता है, हरी अग्नि के नाम से इसको बोलते हैं। तो इसका उपयोग भी मुख्य रूप से जेम्स एंड ज्वेलरी वाली इंडस्ट्री में किया जाता है। तो ये पन्ना के लिए और गार्नेट के लिए जो मंडी फेमस है वो जयपुर की है, जयपुर की। जयपुर को तांबड़ा मंडी के नाम से जानते हैं। तो पन्ना से भी और गार्नेट से भी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने का काम होता है वो सबसे ज्यादा जयपुर में होता है। तो मंडी का मतलब हमारा वही है जो व्यापारिक या व्यवसायिक उद्देश्य से जहां जिस सामानों का लेन देन किया जाता है या उत्पादन किया जाता है उसको मंडी की संज्ञा देते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी मंडी जो है वो हमारी कौन सी है, जयपुर है। जबकि उत्पादन अगर बात करें तो टोंक और अजमेर से उत्पादन होता है गार्नेट का, और अजमेर और राजसमंद से ज्यादा उत्पादित होता है पन्ना या एमरेल्ड का। तो इन दोनों के बीच में ये जो पट्टी फैली है इसको कई बार पन्ना पट्टी की संज्ञा दी जाती है, या राजस्थान का ग्रीन फायर बेल्ट बोला जाता है इसको, ग्रीन फायर बेल्ट। ये हमारा रेड फायर बेल्ट था एक तरीके से, और ये हमारा क्या है, ग्रीन फायर बेल्ट है, ये हमारा ग्रीन फायर बेल्ट। लोकेशन को अगर अपने टारगेट करना चाहें तो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन में टारगेट करूंगा अगर आपके सामने, राजसमंद। तो राजसमंद के एरिया के अंदर एक तो हमारा एरिया रहता है काला गुमान एरिया, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है काला गुमान। इसी तरीके से यहां देवगढ़, आमेट, तो ये देवगढ़, आमेट, काला गुमान, इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा पन्ना निकाला जाता है। और अगर अजमेर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो राजगढ़, राजगढ़ की खान जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ अजमेर से लेकर राजसमंद के बीच। और एक टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी एक लोकेशन जो राजमहल वाली है, इसी एरिया में पन्ना की एक स्पेशल किस्म मिलती है जिसको एक्वामेरिन बोलते हैं अपने, एक्वामेरिन। तो सर्वोत्तम कैटेगरी का माना जाता है ये पन्ना जो है, एक्वामेरिन वाला जो है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन एक्वामेरिन के रूप में पूछे तो टोंक डिस्ट्रिक्ट है।
अगर पन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे तो हमारे पास राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है। राजसमंद की लोकेशन को टारगेट करना हो तो कालागुमान, देवगढ़ और आमेट वाला जो क्षेत्र है ये स्पेशली इसके लिए उपयोगी। और अगर अपने गार्नेट के रूप में बात करेंगे तो ये टोंक और अजमेर वाली जो खानें हैं, राजमहल की खान और सरवाड़ की खान, तो ये जितने भी खनिज मैंने आपको बताए हैं इन सब के अंदर राजस्थान जो है वो अपनी मोनोपोली रखता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन इनका केवल एक ही राज्य करता है। 100% उत्पादन राजस्थान से होता है इनका। ओक्कर का ले लो, वॉल्स्टेनाइट का ले लो, सेलेनाइट का ले लो, जास्पर का ले लो, और गार्नेट और पन्ना के रूप में हमने बात की। इससे पहले हमने सीसा जस्ता की बात की थी, वो भी हम 100% उत्पादित करते। तो ये राजस्थान के कुछ एक और महत्वपूर्ण आज के लेक्चर के हमारे अधात्विक खनिज थे। एक वीडियो लेक्चर हम इसके ऊपर और बनाएंगे। 4 वीडियो लेक्चर्स में हम राजस्थान के खनिजों की संपूर्ण गाथा जो है वो अपने कवर कर देंगे। और मेरी उम्मीद है राजस्थान की अभी तक की भर्ती परीक्षाओं में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी नहीं होगा जो हमारे इस कंटेंट से बाहर हो। और इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतनी लर्निंग के साथ हम ये खनिज पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में एक विजुअलिटी बन रही है कि कौन सा खनिज किस एरिया में कैसे मिलता है, कौन सी खान फेमस है इनकी, वो तमाम बातें हम बिल्कुल नीट एंड क्लियर तरीके से पढ़ रहे हैं। कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर तरीके से हमें पता है कि कौन सा खनिज, अगर आपको एकाधिकार वाले खनिज पूछ ले और आपको सिर्फ ये ट्रेन पता है कि चित्तौड़गढ़ से चलाई थी हमने ये ट्रेन, सिरोही होते हुए बाड़मेर गए थे, जोधपुर आए थे, अजमेर गए थे, टोंक गए थे और नीचे की तरफ राजसमंद आए, सवाल ही नहीं है कि इतने खनिजों में से आपका कोई प्रश्न गलत हो जाए। अधात्विक खनिज जो अरावली में मिलते हैं, सीकर में, अजमेर में, उदयपुर में, हमने लाइन वाइज उनको कवर किया है। तो इसी तरीके से हम आगे भी राजस्थान भूगोल के इन वीडियो सीरीज को कंप्लीट करते रहेंगे। आप मेरा साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ये मोटिवेशन जो है वही मुझे आगे बढ़ाने में हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं कल नई ऊर्जा, नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।